खबर अब उस शख्स की जिसने अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया को डरा रखा है, जिसकी आतंकी करतूतों ने दहशत फैला रखी है। हम बात कर रहे हैं आतंकी संगठन आईएस के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी की, जिसके आतंकियों की फौज ने सीरिया और इराक में कत्लेआम मचा रखा है। तो दूसरी ओर आईएस के ऑनलाइन लड़ाके बगदादी को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर यानी दुनिया का सबसे लोकप्रिय शख्स बनाने में जुटे हुए हैं। यह खबर जितना हैरान करती है उससे ज्यादा डराती है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि किस तरह से सोशल मीडिया के अंदर उसके लोग एक्टिव हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करते हैं आतंक को मृत्युदंड कब, कैसे और कहां दिया जा सकता है। आज पूरा हिंदुस्तान ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि हमने अमन को पसंद करते हुए पाकिस्तान से दोबारा बातचीत करने का फैसला किया है। दिक्कत यह है कि जिस दिन हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद पाकिस्तान गई, उसी दिन पाकिस्तान में उनका गर्मजोशी से स्वागत तो हुआ, लेकिन उस वक्त कश्मीर में पंपोर में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की भिड़ंत हो रही थी। सवाल यह है कि क्या हम आतंकवाद के मुद्दे पर कभी पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? आतंकवाद एक ऐसा नासूर जिसके मारे पूरी दुनिया में हैं। अकेले 2014 में दुनिया भर में 32,727 बेगुनाह लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पत्नी, तो कोई बेवा हुई, किसी ने नन्हे बच्चों को खोया। आतंकवाद ने जिन मुल्कों को डसा है, उन 10 मुल्कों में भारत 6ठे नंबर पर है और पाकिस्तान 5वें नंबर पर। फिर भी पाकिस्तान आतंक को पनाह क्यों दे रहा है? आखिर क्यों पाकिस्तान से कभी आतंकवादियों का तो कभी जासूसों का भारत में हमला होता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने पाकिस्तान गई हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। बातचीत का नतीजा जो भी हो, पाकिस्तानी हुक्मरानों की बदनीयत रह रहकर मुंह उठाती है। हर दूसरे दिन नए सबूत उनका सच से सामना करवाते हैं, लेकिन आतंक की जड़ पर यह मुल्क कभी वार नहीं करता, बस अमेरिका की ओर मदद का हाथ फैलाए रहता है। लेकिन अब तो डर इस बात का भी है कि पाकिस्तान को मिल रही अमेरिकी मदद दरअसल भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। जी हां, अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने अमेरिकी कांग्रेस को आगाह किया है कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की अगली खेप देना भारत की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक F-16 का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ हो सकता है। गौर कीजिए, एक पाकिस्तानी ही अमेरिका के सामने पाकिस्तान की बदनीयत की पोल खोल रहा है। हक्कानी ने अमेरिकी कांग्रेस को लिखा है, अमेरिकी सरकार पाकिस्तान को हथियार बेचने और उसके साथ परमाणु सौदा करने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान के साथ आखिर ये तुष्टीकरण की नीति क्यों? कुछ महीने पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हेलीकॉप्टर, मिसाइल और दूसरे उपकरण का $1 अरब का बड़ा सौदा किया है। ये दक्षिण एशिया की आग में घी का काम करेगा। अगर अमेरिका समझता है कि ऐसा करके वो जिहादी आतंकवाद से लड़ सकेगा या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को काबू में रख सकेगा, तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। हक्कानी की नजर में पाकिस्तान अपने भीतर पल रहे जिहादी तत्वों को काबू में करना ही नहीं चाहता, जबकि उनके नाम पर वो अमेरिका से हथियार और गोला बारूद खरीदने में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। दरअसल ये पाकिस्तानी अमेरिका को ये बताना चाह रहा था कि आतंकवाद के नाम पर उसे पाकिस्तान से सिर्फ ठेंगा मिलेगा, वो भारत से अपनी दोस्ती को भी खतरे में डाल देगा। जब तक पाकिस्तान अपना नजरिया नहीं बदलता और अपने से कहीं बड़े पड़ोसी को हराने का इरादा नहीं त्यागता, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। वो अमेरिकी हथियारों को अपने भीतर मौजूद दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उनके निशाने पर होगा भारत। अमेरिका ने 50 के दशक से पाकिस्तान को अपनी मदद की लत लगा दी है। अब तक $40 अरब से ज्यादा की मदद दे चुका है। इस मदद से पाकिस्तान में भारत को पछाड़ने का उन्माद बढ़ता गया। अमेरिका के लिए बेहतर ये है कि वो भारत से मुकाबले की पाकिस्तान की हसरत को बढ़ावा देना बंद करे, पाकिस्तान को दूसरा बेल्जियम न बनाए। वो बेल्जियम
जो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर फ्रांस या जर्मनी से मुकाबले की कोशिश में रहता है। साफ है, हक्कानी साहब गुस्से में हैं और गुस्सा भी अपने ही मादरे वतन पाकिस्तान पर है। गुस्सा उन्हें अमेरिका पर भी आ रहा है, मानो वो कहना चाह रहे हो कि ये अमेरिका ही है जिसने इस पाकिस्तान को एक शैतान बच्चे की तरह बिगाड़ कर रख दिया है और अब वो इतना बिगड़ चुका है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में लाख टके का सवाल ये भी है कि क्या भारत ने जो इस बातचीत की पहल की है, इस बिगड़ैल बच्चे पाकिस्तान को इसका सम्मान भी होगा? पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ने आतंकवाद के चलते जानो माल का भारी नुकसान सहा है, लेकिन हम आतंकवाद से लड़ते रहे और इसी वजह से अब हमारी आवाम अमन और तरक्की के रास्ते पर है। हमारी नजर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। तो क्या सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे का स्वागत करते पाकिस्तान पर इस दफा भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बीच जहर के बीज बो रहे चेहरों पर अब सख्ती करेगा? कम से कम इरादा जताएगा? क्या लश्कर चीफ हाफिज मोहम्मद सईद को सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या अल-कायदा और ISIS के आतंकवादियों को पाकिस्तान अपनी जमीन से खदेड़ेगा? क्या पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करेगा? बहरहाल इन सवालों पर और पाकिस्तान की नीयत और अमन की मोदी सरकार की कोशिशों पर भारत के सियासी हलकों में अलग राय है। ज्यादातर लोग सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये तो निरंतर संबंध खराब होते जा रहे हैं। संबंध मधुर होना चाहिए पड़ोसियों से, और साथ साथ ढिलाई भी नहीं होनी चाहिए। शहीदों के शव आ रहे हैं, क्रिकेट दुबई में हो रहा है, वार्ता बैंकॉक में हो रही है और गोली सरहद पे चल रही है। ये कैसी वार्ता है? दिल्ली में ही जासूस पकड़े गए हैं, उनके लिंक सीधे से पाकिस्तान के ISI से जुड़ रहे हैं, वो जानकारियां उनको देते हैं। देश के हमारे 20 जवानों के 100 रोज चले आ रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। उस समय ये वार्ता का जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है, मेरा कहना है पाकिस्तान को साफ कह देना चाहिए कि पहले आतंकवाद बंद करो, तभी बात होगी। बात सभी इश्यूज पे होगी, जहां सर्किट पे होगी, जहां पानी पे वाटर पे होगा, जहां सेचिन पे होगा, लेकिन कश्मीर पहले। तो कश्मीर पे अगर आप बात नहीं करेंगे, कश्मीर को आप साइड लाइन करेंगे, कश्मीरी लीडरशिप को साइड लाइन, तो बात आगे नहीं बनेगी। तो इसका मतलब आप सियासत कर रहे हैं। तारीख गवाह है, जब जब भारत ने पाकिस्तान की ओर बातचीत का हाथ बढ़ाया, धोखा खाया। ये सिलसिला जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान रवाना होने से पहले ही कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर शुरू हो चुका था। कभी सरहदों पर सर फोड़ते तो कभी प्यार की झप्पी में झूलते दो पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान एक बार फिर रिश्तों की राह पर नए डग भरने चले हैं। प्रणय उपाध्याय, भारत पाकिस्तान वाघा बॉर्डर, IBN 7। इस वक्त एक और चिंताजनक खबर यह आ रही है कि तालिबान ने आतंकी हमला किया है कंधार में, और एयरपोर्ट के आसपास का वो इलाका है। संभव है कि कुछ भारतीय भी वहां कंधार एयरपोर्ट पे फंसे हों। ये ऐसे वक्त पर जब सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में है और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात कर रही होंगी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी कई वरिष्ठ राजनेताओं से। और उसी के बीच में खबर यह भी आ रही है कि ISIS के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी को क्या टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना जा सकता है। यह खबर जितना हैरान करती है उससे ज्यादा डराती है, क्योंकि इससे साबित यह होता है कि इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में भी बगदादी के आतंकियों ने पैठ बना ली है। एक लिस्ट जिसमें दर्ज है दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के नाम। रूस के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के दावेदार
डोनाल्ड ट्रंप। और इन्हीं नामचीन हस्तियों के बीच शामिल है वो चेहरा जिससे आज पूरी दुनिया डरती है। ये चेहरा है इराक और सीरिया में खून की नदियां बहाने वाले खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का। अंग्रेजी मैगजीन टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के फाइनलिस्ट में बर्बर आतंकी बगदादी का भी नाम शामिल है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में दुनिया की 8 शख्सियतें शामिल हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ISIS का आका अबू बकर अल बगदादी इस दौड़ में फिलहाल मजबूती के साथ मौजूद है। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में कुछ दिन पहले तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और पोप फ्रांसिस जैसे दिग्गज भी शामिल थे। लेकिन ये सारे बड़े चेहरे अंतिम 8 में जगह बनाने में नाकाम रहे। बगदादी के पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में टॉप 8 में पहुंचने की यह खबर जितनी हैरान करने वाली है, उससे ज्यादा परेशान करने वाली और डराने वाली भी है। क्योंकि अगर टाइम की लिस्ट में वो इतने टॉप पर चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके समर्थकों की एक भारी भरकम फौज ऑनलाइन सक्रिय है, जो लगातार उसे वोट कर रही है और ऊपर बनाए हुए है। बगदादी के ऑनलाइन समर्थकों की ताकत का ही असर है कि आज वो पीएम मोदी, बराक ओबामा और पोप फ्रांसिस तक को पछाड़ चुका है। दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियां लगातार दावा करती रही हैं कि ISIS ने बाकायदा ऑनलाइन आर्मी बना रखी है। बगदादी के ये वो लड़ाके हैं जो हथियारों से नहीं बल्कि कीबोर्ड और माउस की मदद से आतंक फैला रहे हैं। बगदादी की ऑनलाइन आर्मी पूरी दुनिया में फैली है। ये ऑनलाइन आतंकी सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक और ट्विटर के जरिए नौजवानों को बरगलाने, उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाने और ISIS से जुड़ने के लिए उकसाते रहे हैं। बगदादी की ये ऑनलाइन फौज हमारे मुल्क भारत में भी मौजूद है और ISIS के समर्थन में वो लगातार ऑनलाइन चैटिंग करके मुंबई और आसपास के युवकों को बरगला करके लगातार आतंकी भी बना रही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 50 से ज्यादा आतंकी ऑनलाइन चैट रूम पर उनकी नजर है। पुलिस के मुताबिक आतंकी ऑनलाइन चैट रूम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुंबई, कल्याण, औरंगाबाद और बीड़ जिले में हो रहा है। बहुत बार देखा गया कि इस तरीके का जो रेडिकलाइजेशन होता है वो इंटरनेट के जरिए होता है। मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया लैब और साइबर पोल्यूशन, यहाँ पे 2 हमारे विंग है, वहाँ पे इस तरह के जो कम्युनिकेशन होता है इसके ऊपर नज़र हमारी रहती है। ISIS और बगदादी के नापाक इरादे किसी से छिपे नहीं, लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि उसके आतंक का जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है। हालांकि अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस लिस्ट में बगदादी की मौजूदगी पूरी दुनिया के लिए संदेश है। अगर अब भी सबने एकजुट होकर आतंकवाद का सामना नहीं किया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारत पर मंडराते आतंक के दूसरे बड़े खतरे का नाम है IS। केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही कि हमारे मुल्क में IS की मौजूदगी बहुत ही कम है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नौजवानों को इस्लामिक स्टेट से जोड़ने के लिए बगदादी समर्थक अब ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं। ISIS दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकियों की फौज, वो फौज जो सीरिया और इराक में अपनी सत्ता कायम करने के लिए हजारों लाखों इंसानों का खून बहा रही है। ISIS के इस खूनी खेल में हमारे भी कुछ भटके हुए नौजवान शामिल हैं। चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि ISIS के निशाने पर ग्रामीण इलाकों के नौजवान हैं। इस खतरनाक टेरर मॉड्यूल का खुलासा तब हुआ जब यवतमाल के पुसद इलाके में अब्दुल मलिक नाम के एक युवक ने मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस वाले पर हमला कर दिया। गिरफ्तारी के बाद ATS की पूछताछ में उसने बताया कि यवतमाल के पुसद में IS का टेरर मॉड्यूल काम कर रहा है। इस मॉड्यूल के जरिए पुसद के 6 नौजवान सीरिया जाने के फिराक में थे। अब्दुल ने यह भी कहा कि अगर वो सीरिया नहीं जा पाया तो भारत में जिहाद करेगा। ATS अफसरों के मुताबिक ISIS के समर्थक इन नौजवानों को लोन वुल्फ की तर्ज पर आतंकी हमले के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। लोन वुल्फ यानी कि अकेला भेड़िया।
वो आतंकी जो अकेले ही आतंकी हमले की साजिश रचता है और उसे अंजाम देता है। एटीएस के मुताबिक पुलिस पर हुआ ये हमला कोई साधारण हमला नहीं था। लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर यवतमाल के इस टेरर मॉड्यूल में शामिल युवकों ने सरकारी लोगों पर हमला करने और दहशत फैलाने की रणनीति बनाई थी। अब्दुल मलिक से पूछताछ के बाद पुलिस ने शोएब खान और मुजीब रहमान नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक रहमान ही वो शख्स है जो यवतमाल में नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए तैयार करता है। जानकारी के मुताबिक रहमान पिछले 6 महीने में करीब 20 नौजवानों का ब्रेन वॉश कर चुका है। इनकी योजना के मुताबिक पहले शोएब खान को सीरिया भेजा जाता, अगर वहां जाने के बाद सब कुछ ठीक रहता तब अन्य युवकों को भी वहां के लिए रवाना किया जाता। लेकिन अगर किसी वजह से सीरिया जाने में कामयाबी नहीं मिलती, ऐसे में भारत में रहकर ही सरकार के खिलाफ जिहाद करना था। एटीएस के मुताबिक ग्रामीण इलाकों तक आईएसआईएस की पहुंच और युवाओं के बीच उसकी बढ़ती पैठ चिंताजनक है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने ऐसे अपराधियों की पहचान कर ली है। बहुत जल्द ये लोग कानून के शिकंजे में होंगे। एटीएस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से आईएसआईएस और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी कई वीडियो क्लिपिंग्स भी बरामद की हैं। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं कि ऐसे टेरर मॉड्यूल किन इलाकों में सक्रिय हैं। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में जुटी हुई है और उसका जीता जागता सबूत है आईएसआई के वो जासूस जिन्हें देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। अब ये जासूस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। मेरठ से गिरफ्तार हुआ आईएसआई का जासूस एजाज एक के बाद एक चौंकाने वाले राज खोल रहा है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि एजाज अपनी पहली बीवी आसमा को धोखा देकर दूसरी शादी करने की फिराक में था। उसने बरेली के एक डॉक्टर की बेटी को अपने प्यार के जाल में भी फंसा लिया था। एजाज फोटोग्राफर बनकर बरेली के डॉक्टर के घर पहुंचा था। फोटोग्राफी के दौरान ही डॉक्टर की बेटी से उसके गहरे रिश्ते बन गए। जांच एजेंसियों को शक है कि एजाज ने लड़की के साथ ताजमहल की रेकी भी की थी। एजेंसियों के मुताबिक एजाज को पश्चिमी यूपी में जासूसी का काम सौंपा गया था। इसके लिए उसने हरिद्वार में किराए का घर भी ले रखा था। कार्य क्षेत्र दिया गया था वह पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल था। मेरठ, बरेली, मथुरा, आगरा, शामकला, पिथौरागढ़ और शाहजहांपुर। और इसने जब आया था इंडिया, कोलकाता में रहते हुए इसने फर्जी तरीके से पहले अपना राशन कार्ड बनवाकर और फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता भी खोल रखा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक एक से ज्यादा शादियां करने के पीछे एजाज का मकसद खुद को स्थानीय तौर पर मजबूत करने का था ताकि वो आसानी से खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेज सके। इसके पास से जो बरामद हुआ है वह इसका आधार कार्ड हुआ है, इसका नादरा कार्ड हुआ है, पाकिस्तान का एटीएम बरामद हुआ है, देन दिल्ली मेट्रो का यात्री कार्ड बरामद हुआ है, फोन, सिम्स, लैपटॉप तोशिबा का बरामद हुआ है, स्केच मैप बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों ने करीब 6 दिन तक एजाज से पूछताछ की। इस दौरान उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। हालांकि अपनी मां से बात करते वक्त वो फूट फूट कर रोया। पूछताछ के बाद जेल जाते वक्त उसने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि वो अपनी पत्नी आसमा को सब कुछ बताना चाहता है और उससे मिलना चाहता है। एजेंसियों की कोशिश है एजाज के सीने में दफन हर राज तक पहुंचने की, लेकिन पिछले 6 दिनों की कवायद के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। ये सवाल जुड़े हैं देश की सुरक्षा से और उत्तर प्रदेश में फैले जासूसों के नेटवर्क से। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।